बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर उबैदुर रहमान बेग। सेल मेम्ब्रेन को इंशाल्लाह आज हम कंक्लूड करने जा रहे हैं। हम फॉस्फोलिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल और प्रोटीन जो है सेल मेम्ब्रेन में मौजूद, इनका फंक्शन पढ़ चुके हैं। लास्ट जो कंपोनेंट रह गया है वो है कार्बोहाइड्रेट्स। लेकिन हम पढ़ चुके हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स अलग से मौजूद नहीं होते, बल्कि वो सेल मेम्ब्रेन की सरफेस पे मौजूद या तो लिपिड्स के साथ अटैच होते हैं या प्रोटीन के साथ। ठीक है, इसलिए हम उन्हें ग्लाइकोलिपिड्स या ग्लाइको प्रोटीन्स का नाम देते हैं। इनकी क्या सिग्निफिकेंस है, ये देखो आपको साथ डायग्राम के अंदर एक आइडिया देने की कोशिश की गई है। ये आपके पास है पिंक कलर में सेल मेम्ब्रेन और ब्लू में आपके पास इंटीग्रल प्रोटीन है। इस प्रोटीन के साथ आप देखो आपको एक ब्रांच स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। ये आपके कार्बोहाइड्रेट्स हैं। जब कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के साथ अटैच हो गए हैं तो हम इन्हें ग्लाइकोप्रोटीन का नाम दे रहे हैं। और अगर आप यहां पे देखो कि ये जो ब्रांच स्ट्रक्चर है कार्बोहाइड्रेट का, ये डायरेक्ट लिपिड्स के साथ, सेल मेम्ब्रेन की लिपिड्स के साथ अटैच है, इसलिए हम इसे ग्लाइकोलिपिड का नाम दे रहे हैं। और आपको याद होगा कल मैंने एक बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बताया था इनसे रिलेटेड कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये आपको हमेशा सेल मेम्ब्रेन की आउटर सरफेस पे मिलेंगे, इनर सरफेस पे ये एब्सेंट होते हैं। सिग्निफिकेंस क्या है, क्या वजह है कि इन्हें बाहर की तरफ रखा गया? ये देखो मैंने एक वर्ड बोल्ड किया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये आप लोगों ने अपनी किताबों पे लिख लेना है, हाईलाइट कर लेना है। ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स जो है ये सेल के मार्कर्स हैं। इन्हें हम सेल मार्कर्स कहते हैं। किस चीज के लिए? आप किसी चीज को मार्क कर रहे हो तो उसे हाईलाइट कर रहे हो, और हाईलाइट करने का कोई मकसद है कि आप उसे इजीली पहचान सको जब जरूरत पड़े तो। इसी तरह जो आपके सेल्स हैं, इनकी सेल मेम्ब्रेन पे मौजूद ये ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स ये मार्कर का काम करते हैं। मार्कर की वजह से आप सेल को रिकॉग्नाइज कर पाते हो। आपकी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो इन ग्लाइकोलिपिड्स ग्लाइकोप्रोटीन्स को आइडेंटिफाई करके पता लगाता है कि ये सेल बॉडी का सेल है या बाहर से आया हुआ कोई सेल है। ठीक है, हमारी बॉडी जो है ये ट्रिलियंस ऑफ सेल्स की, अरबों खरबों की तादाद में सेल्स हैं हमारी बॉडी में। अब इम्यून सिस्टम का काम ये होता है कि वो इस सेल्स के समुंदर में सुई तलाश करे, और सुई क्या है? बाहर से आया कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो भी सेल है एक। अब ऑलरेडी बॉडी ट्रिलियंस ऑफ सेल्स है और उसमें एक ऐसा सेल आ गया है जो बॉडी का नहीं है, इसे आपके डिफेंस सिस्टम ने आइडेंटिफाई करके किल करना है। इमेजिन करो ये कितना मुश्किल टास्क है। मदद कहां से ली जाती है कि हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं उन पे अटैच ये ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड स्पेसिफिक होते हैं, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की सरफेस पे मौजूद ये स्ट्रक्चर्स डिफरेंट होते हैं। हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो फिर सेल्स को इन मार्कर्स की मदद से आइडेंटिफाई करता है। इसके अलावा अक्सर हम देखते हैं कि सेल दूसरे सेल से कम्युनिकेट करता है। एक टिश्यू है ना, तो टिश्यू के अंदर सेल्स एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। उस कम्युनिकेशन में भी ये मॉलिक्यूल्स यूज होते हैं। तो इसलिए हम कह रहे हैं ये सेल के मार्कर्स हैं। स्पेशली बात कर रहा है ग्लाइकोप्रोटीन्स की। ग्लाइकोप्रोटीन्स जो है ये सेल एडहेजन में इन्वॉल्व होती हैं। टिश्यूज में जहां बहुत सारे सेल्स मिलते हैं और मिलकर टिश्यू बनाते हैं, वहां पे जब सेल्स एक दूसरे के साथ अटैच हो रहे होते हैं टिश्यू बनाने के लिए, वो जो सेल एडहेजन हो रही होती है उसमें ग्लाइकोप्रोटीन्स इन्वॉल्व होती हैं। कौन सी ग्लाइकोप्रोटीन्स? जो सेल मेम्ब्रेन की सरफेस पे मौजूद है। ठीक है, ये क्या करते हैं? सेल को इस काबिल बनाते हैं कि सेल एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं और एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं, अटैच होते हैं। ठीक हो गया, जो कि टिश्यू फॉर्मेशन और ऑर्गन फॉर्मेशन के लिए बहुत जरूरी है। आई होप आपको लास्ट कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन की इंपॉर्टेंस हाईलाइट होगी। अब हमारा एसएलओ हमसे डिमांड करता है, अगर मैं आपको एसएलओ दिखा सकूं दोबारा से, स्टार्ट के अंदर है रिलेटेड एसएलओ थे हमारे, जहां से हमने अपना लेक्चर स्टार्ट किया था। ये देखो हमारे एसएलओ की डिमांड है कि हम
उन टेक्निक्स को पढ़ें जो सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर समझने में मदद देती हैं। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर हम यहां पढ़ चुके हैं कि उसका स्ट्रक्चर क्या है, फंक्शन क्या है। बाकी के जो नीचे एसएलओज है ये अब सेल मेम्ब्रेन से रिलेट कर रहे हैं किसी ना किसी तरह, इसलिए हमने इसे यही मिला लिया। अब हम पढ़ते हैं इन टेक्निक्स को जो सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर समझने में यूज होती हैं। बहुत सारी है, हमने अपने ग्रेड को मद्देनजर रखते हुए ऐसी टेक्निक सेलेक्ट की है जो इजी टू अंडरस्टैंड हो। डिटेल मैकेनिज्म प्रिंसिपल समझना हमारे एसएलओ की रिक्वायरमेंट से बाहर है, इसलिए हम उसमें नहीं जा रहे। थोड़ा सा बेसिक आइडिया दूंगा, जितना आपको किताब में लिखा हुआ मिलेगा दैट्स इनफ, बाकी आपकी अंडरस्टैंडिंग है। जो इंपॉर्टेंट टेक्निक्स यहां हाईलाइट हुई हैं वो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, जो हमारे चैप्टर के स्टार्ट में हम पढ़ चुके हैं, फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोपी, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, केमिस्ट्री में आप लोगों ने ये पढ़ा होगा, नहीं तो दोबारा पढ़ोगे, फ्रीज फ्रैक्चर, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, और लास्ट पे सेल फ्रैक्शनेशन। ये कुछ टेक्निक्स है बच्चों जो आज हम पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी लेक्चर अगर नहीं लिया हुआ तो आपका जो इस बुक का 1.2 नॉलेज है इस चैप्टर का, यूट्यूब पे वीडियो अपलोड है, लिंक आपको ग्रुप में शेयर है, वहां पे जाओ, इस लेक्चर को अच्छे से समझो कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, ये कैसे हमें माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर समझने में पढ़ने में मदद देता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है ये आपको इंफॉर्मेशन देता है डिटेल इमेजेस की शक्ल में, किसके, सेल मेम्ब्रेन के। ठीक है, जो कि हाई रेजोल्यूशन वाला स्ट्रक्चर है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर जो कि हाई रेजोल्यूशन का स्ट्रक्चर है वो हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से अंडरस्टैंड करते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या खास बात है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप की तरह इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है ये उसके बरक्स बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज करता है, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपको जिस भी सरफेस के ऊपर गिरते हैं या उससे ट्रांसमिट होते हैं वहां का डिटेल स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। तो हम सेल मेम्ब्रेन के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स की बम्बार्डमेंट करते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो सेल मेम्ब्रेन में से गुजर के या रिफ्लेक्ट बैक होके हमें सेल मेम्ब्रेन का इमेज बना के देते हैं, जिससे हमें आइडिया होता है कि सेल मेम्ब्रेन में लिपिड्स किस तरह से अरेंज है और प्रोटीन्स कहां कहां पे मौजूद हैं। ठीक है, दूसरी आपके पास फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोपी है। फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोपी जो है इनमें हम फ्लोरेसेंट डाइज यूज करते हैं, और जो फ्लोरेसेंट डाइज असल में हम यूज कर रहे होते हैं ये प्रोटीन इन नेचर होते हैं। आइमा, सादिया, केमिस्ट्री आप लोग पढ़ चुके हो, कोई मुझे बताना पसंद करेगा फ्लोरेसेंट डाइज में ये जो फ्लोरेसेंट है ये क्या बता रहा है आपको? फ्लोरेसेंट डाइज क्या होते हैं, इनकी क्या खासियत है? तभी आपको समझ आएगा ना कि हम इन्हें इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं। एनी आइडिया? सर शायद इसके हम लोग कलर्स आइडेंटिफाई कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? कलर्स। ओके, वेरी गुड। कैसे करते हैं ये समझना चाह रहा हूं। माइक्रोस्कोप के जरिए। नहीं, पहले ये समझाओ ना डाइज क्या है जो फ्लोरिसेंट है। एक डाई जो है वो कलरफुल कंपाउंड है, ये तो हमें समझ आती है, हम आम जिंदगी में भी यूज करते हैं, लेकिन मैं उस कलरफुल डाई को फ्लोरिसेंट क्यों कह रहा हूं? आइमा थोड़ा सा वेट कर लो, सादिया ने पहले कहा है तो हम उसको पहले सुन ले। हाँ जी सादिया। सर शायद मतलब उसमें माइक्रोस्कोप में जो लेंस होता है वो मतलब उसमें जब लाइट पड़ती है हम लोग जब देखते हैं किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को तो शायद उसकी वजह से हमें कलर्स उसमें नजर आते हैं। नहीं, ये आप बात की बात कर रही हो, मैं पहले कह रहा हूं। आइमा आप बताओ क्या कहना चाह रही थी?
आयमा बोलो। फ्लोरेसेंट डाइज वो कंपाउंड होते हैं जो कि किसी स्पेसिफिक वेवलेंथ को एक्सपोज करने के लिए यूज़ होते हैं, और ये जो कलर मतलब लाइट कलर को ये जो मतलब कलर लाइट इमिट करते हैं ना, वो एक मतलब डिफरेंट वेवलेंथ्स की होती हैं, मतलब उसके थ्रू स्पेसिफाई किया जाता है इन्हें। वेरी गुड, शाबाश। मेजर कंसेप्ट ठीक है, उसे डिस्क्राइब उस तरह नहीं कर सकी हो, लेकिन ठीक है, अच्छी बात है, आपको अंडरस्टैंडिंग है, जल्दी पिक कर लोगे। अब मुझे बताओ, चैट जीपीटी से हेल्प ली या पहले का आइडिया था? नहीं सर, पहले का था थोड़ा बहुत। गुड। ये अच्छी बात है अगर आप चैट जीपीटी से हेल्प लेते हो। मेरा लेक्चर सुनते हुए या बाकी सब्जेक्ट का लेक्चर सुनते हुए साथ एक टैब पे चैट जीपीटी भी ओपन की, फौरन वहां पे जो चीज सर पूछ रहे हैं, बता रहे हैं, उसकी क्वेरी डाली और उसके डिटेल थोड़ा सा पढ़ लिया चंद सेकंड्स के अंदर। ये अच्छी चीज है, इसको अपनी हैबिट बनाओ। ठीक है। सादिया सादिया ने बाद का प्रोसेस बताया, आयमा ने एग्जैक्ट बताया कि फ्लोरेसेंट डाइज जो है, इनमें यह खसूसियत होती है कि ये एक स्पेसिफिक वेवलेंथ की ही लाइट, यानी एक स्पेसिफिक कलर की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। अब जब ये लाइट एब्जॉर्ब करते हैं ना, तो इनके इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हो जाते हैं। ये चीजें हमने केमिस्ट्री में पढ़ी हुई हैं। कुछ टाइम के बाद जब वो इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट करके वापस पहले वाली स्टेट पे आते हैं, अब वो दोबारा से एनर्जी रिलीज करते हैं। लेकिन इस टाइम डाइस से जो इलेक्ट्रॉन की डी एक्साइटमेंट से जो वेवलेंथ रिलीज होती है, इसकी वेवलेंथ ज्यादा, एनर्जी कम होती है, यानी कि डिफरेंट कलर की वेवलेंथ, डिफरेंट कलर की लाइट होती है। जो लाइट आपने दी थी वो कुछ और थी, फ्लोरेसेंट डाइज ने जो बाद में एनर्जी या वेवलेंथ रिलीज की वो कुछ और थी। हम फिर इस मदद से वो जो वहां से वेवलेंथ आ रही होती है उसको डिटेक्ट करते हैं। जब हम उसको डिटेक्ट करते हैं, हमें डाई डिटेक्ट होता है। जब आपको डाई डिटेक्ट हो जाता है ना, फिर आपको आगे की समझ आएगी कि हम डाई यूज क्यों और कैसे करते हैं। मेरे पास सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, और मैं सेल मेम्ब्रेन पे प्रोटीन आइडेंटिफाई करना चाहता हूं। ठीक है, मैं देखना चाहता हूं कि जो लिपिड बायलेयर है, इसमें प्रोटीन्स कहां पे मौजूद हैं। तो मेरे पास एक तरीका है कि मैं फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी का इस्तेमाल करूं। फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी में मैं कुछ फ्लोरेसेंट डाइज यूज करूंगा जो कि इटसेल्फ प्रोटीन ही है। ये जो फ्लोरेसेंट डाइज है ना, ये सेल मेम्ब्रेन के ऊपर मौजूद उन स्पेसिफिक प्रोटीन्स के साथ जाके अटैच हो जाएंगे। अब ये सेल मेम्ब्रेन पे मौजूद प्रोटीन के साथ अटैच हो चुके हैं। अब मुझे कैसे पता लगेगा कि ये कहां अटैच हुए हैं? मुझे इस तरह पता लगेगा कि फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोपी में ये जो फ्लोरेसेंट जब रेडिएशन एमिट करेंगे, फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोपी उन रेडिएशन को डिटेक्ट करेगी, जिससे मुझे पता लग जाएगा इनकी पोजीशन क्या है। जहां पे मुझे ये सेल मेम्ब्रेन पे डिटेक्ट हो रहे होंगे, इसका मतलब है कि वहां पे सेल मेम्ब्रेन की प्रोटीन मौजूद है। क्यों? क्योंकि मैंने अभी बताया कि ये डाइस जो है, ये सेल मेम्ब्रेन के ऊपर मौजूद उसकी प्रोटीन के साथ अटैच है। तो जहां ये डाई मौजूद है, इसका मतलब है वहीं पे सेल मेम्ब्रेन की अपनी प्रोटीन भी मौजूद है। तो इस तरह से मैं टैग कर लूंगा कि ये वो जगह है जहां पे मेरा फ्लोरेसेंट डाई है, या असल में ये वो जगह है जहां सेल मेम्ब्रेन की प्रोटीन मौजूद है। तो एक दफा मैंने उसको ट्रेस कर लिया, आगे उसको स्टडी करने में मेरे लिए आसानी है। यही काम आप लिपिड के साथ भी कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ प्रोटीन की आइडेंटिफिकेशन करो, आप सेल मेम्ब्रेन के जो लिपिड्स हैं उन्हें भी इसी मेथड से आइडेंटिफाई कर सकते हो, विजुअलाइज कर सकते हो, और उन्हें ट्रैक करके देख सकते हो कि ये क्या प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो आपके पास सेकंड मेथड जो है वो फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोपी का है। कोई कंफ्यूजन? जो वर्किंग प्रिंसिपल समझा रहा हूं ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ताकि आप उससे रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन याद कर रहे हो वो समझ के याद करो। एग्जामिनर नहीं आपसे पूछेगा कि प्रिंसिपल बताओ। ऑल क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी है। माइट भी आप लोगों ने फिजिक्स या केमिस्ट्री में मैट्रिक में कुछ ना कुछ इससे रिलेटेड पढ़ा होगा, और आगे एफएससी में मजीद पढ़ोगे। एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी जो है, हम इसका जरा मेथड समझ लेते हैं। मुझे बायो के अंदर बच्चों आप लोगों ने बताना है, बायो में कोई ऐसा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर पढ़ा है जिसका स्ट्रक्चर समझने के लिए हमने एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी यूज की थी? हमने मतलब बायोलॉजिस्ट ने, कुछ याद आ रहा है?
मेरा क्वेश्चन समझ आए? लिविंग ऑर्गेनिज्म में कोई ऐसा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जो हमने एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी की मदद से अंडरस्टैंड किया हो कि इसका स्ट्रक्चर क्या है? पढ़ा हुआ है आपने 9-10 में। सर अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड स्ट्रक्चर है? अल्ट्रासाउंड तो एक प्रोसेस का नाम है जिससे आप बॉडी ऑर्गन्स को देखते हो। मैं बॉडी का स्ट्रक्चर कह रहा हूं जिसको समझने के लिए एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी यूज हुई हो। जरा चैट जीपीटी कमांड तो दो ना। हाँ जी आइमा, कुछ याद आ रहे? चलो एक नाम लेता हूं, मुझे बताओ 9-10 में पढ़ा हो या पढ़ाते वक्त सर ने बताया हो ये नाम। रोजालिंड फ्रैंकलिन। बायो पढ़ते वक्त 9-10 में रोजालिंड फ्रैंकलिन का नाम लिया था टीचर ने? यस और नो? आइमा ने नहीं सुना। चलो आइमा मुझे बताओ, वाटसन और क्रिक का नाम सुना था? जी सर सुना है। चलो शुक्र है। क्या किया था इन्होंने? डीएनए मॉडल का मतलब वो किया था। क्या किया था डीएनए मॉडल का? कैसे लिखोगे डीएनए मॉडल डीएनए का? वो किया मॉडल था को डीएनए मॉडल को? हाँ जी आइमा, क्या किया था? सादिया आई थिंक सो नेट इशू है। आवाज आ रही है एपीएस वालों को? वाटसन और क्रिक ने डीएनए का स्ट्रक्चर, उसका मॉडल दिया था कि डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है, और जब उन्होंने डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में बताया था तो उन्होंने एक बड़े फेमस साइंटिस्ट रोजालिंड फ्रैंकलिन के काम को भी मेंशन किया था। रोजालिंड फ्रैंकलिन वो साइंटिस्ट थी जिसने एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी से डीएनए का स्ट्रक्चर स्टडी किया था फर्स्ट टाइम। ठीक है, तो एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी क्या है इसको हम देखते हैं। अगर आप डीएनए स्ट्रक्चर स्टडी कर सकते हो तो आप, इसका मतलब है बाकी के स्ट्रक्चर भी स्टडी कर सकते हो। तो आप हमारे टॉपिक से रिलेटेड सेल मेम्ब्रेन भी स्टडी कर सकते हो। एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी में क्या है कि आपके पास सबसे पहले एक्सरे का सोर्स है, उसके सामने आपने वो मॉलिक्यूल रखा हुआ है, वो सब्सटेंस रखा हुआ है जिसका आप स्ट्रक्चर स्टडी करना चाहते हो। इंपॉर्टेंट बात जो आपने यहां याद रखनी है कि वो जो स्ट्रक्चर है वो क्रिस्टल फॉर्म में होगा। ठीक है, हम एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी में जो स्ट्रक्चर रखेंगे उसकी क्रिस्टल फॉर्म होगी, तो हमारे पास क्रिस्टलाइज सेल मेम्ब्रेन होगी। करना हमने ये है कि एक्सरे सोर्स को ऑन करना है ताकि वो एक्सरे की बम्बार्डमेंट करे उस मटेरियल पे जिसे हम स्टडी करना चाहते हैं। ये जो एक्सरेज है ये हमारे दिए हुए सब्सटेंस से पास करेंगी, डिफ्लेक्ट होंगी और आगे डिटेक्टर के ऊपर फॉल करेंगी। और डिटेक्टर जो है वो इन एक्सरेज को डिटेक्ट करके हमें एक पैटर्न बना के देगा, हमें एक स्ट्रक्चर बना के देगा। और वो जो स्ट्रक्चर होगा वो हमें हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पे इमेज की शक्ल में नजर आता है। मैं रिपीट कर रहा हूं, एक्सरे सोर्स से एक्सरेज आएंगी जो आगे मौजूद हमारे क्रिस्टलाइन सब्सटेंस पे फॉल करेंगी, वहां से वो होंगी डायफ्रेक्ट और बेंड होके सामने डिटेक्टर पे जाके एक इमेज बनाएंगी। वो जो डिटेक्टर्स है वो उसे डिटेक्ट करेगा और हमें स्क्रीन पे उसका इमेज बना देगा जिससे हमें वो स्ट्रक्चर डिटेल में नजर आ जाएगा। ठीक है, तो दिस टेक्निक जो है इसे हम यूज कर रहे हैं टू डिटरमिन द 3D स्ट्रक्चर ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन। स्पेशली कहते हैं जो मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं
इनका स्ट्रक्चर कैसा है, इनकी 3D शेप कैसी है, उसे अगर पता लगाना है तो एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी एक बेहतरीन टेक्निक है। ठीक है, ये हमें उनकी शेप्स की इंफॉर्मेशन देती है कि जो प्रोटीन है उनकी शेप क्या है, और उससे हम फिर आगे इनकी इंटरेक्शंस का पता लगाते हैं कि ये प्रोटीन्स लिपिड बायलेयर में लिपिड्स के साथ किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं। क्योंकि आपको प्रोटीन की शेप का आइडिया हो जाए तो उनकी इंटरेक्शन का भी आइडिया हो जाता है, क्योंकि प्रोटीन का जो फंक्शन है हम पढ़ चुके हैं, ये उसकी शेप पे डिटरमिन कर रहा होता है। क्लियर है? आगे हमारे पास बड़ी इंटरेस्टिंग है जी, नाम से ही हमें आइडिया होता है कि ये टेक्निक क्या है। फ्रीज फ्रैक्चर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। हम करते ये हैं कि हमारा जो भी स्ट्रक्चर है जिसे हम डिटेल स्टडी करना चाहते हैं उसे हम रैपिडली फ्रीज करवाते हैं। ठीक है, रैपिड कूलिंग करवाई जाती है, और इसके लिए अमूमन हम नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल करते हैं, उसका टेम्परेचर बड़ा कम होता है। तो नाइट्रोजन जो है वो हमारे मटेरियल को रैपिडली कूल करती है, फ्रीज करती है। ठीक है, जब आप उसे फ्रीज कर लेते हो तो अगला काम क्या करते हो, आप उसको फ्रैक्चर करते हो। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात है, जब आप उसे फ्रैक्चर करते हो ना तो आप उसके ऊपर लेट्स से मैकेनिकल स्ट्रेस लगा रहे हो। आप केमिकल से भी कर सकते हो, स्ट्रेस दे के भी कर सकते हो। लेट्स से आप मैकेनिकल स्ट्रेस दे रहे हो या केमिकल दे रहे हो, ये जो स्ट्रेस या केमिकल है ना, ये आपके सब्सटेंस को वहां से ब्रेक करेगा जहां से वो बहुत वीक होगा, जहां पे उसके पार्टिकल्स की बॉन्डिंग बहुत वीक होगी। ये बात समझ आई कि बेसिक मैकेनिज्म क्या है। हमने अपने मटेरियल को रैपिडली फ्रीज किया, फ्रीज करने के बाद जब हम उसे फ्रैक्चर करने लगे हैं, आया स्ट्रेस के थ्रू या केमिकल के थ्रू, तो वो जो हमारा केमिकल या स्ट्रेस है ना, वो हमारे स्ट्रक्चर को उस लाइन से, उस एक्सेस से तोड़ेगी जहां पे उस स्ट्रक्चर के पार्टिकल्स की बॉन्डिंग सबसे वीक है। हम किसे स्टडी कर रहे हैं, हम स्टडी कर रहे हैं सेल में मौजूद सेल मेम्ब्रेन को। ठीक है, और हम स्पेशली चाहते हैं कि हम अपनी मेम्ब्रेन के इंटरनल स्ट्रक्चर्स को पढ़ें। ये देख रहे हो, लिपिड्स की दो लेयर्स हैं जो आपस में बाइंड की हुई हैं। मैं चाह रहा हूं कि ये जो इसका इंटरनल स्ट्रक्चर है ना, ये किस तरह का है। बाहर से तो मैंने देख लिया अपर सरफेस लोअर सरफेस कैसी है, मैं चाहता हूं अब मैं दोनों लेयर्स को रिमूव करके अंदर से देखूं कि ये स्ट्रक्चर कैसा है। उसके लिए आपके पास फ्रीज फ्रैक्चर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी एक अच्छा मेथड है। अब जब मैं सेल मेम्ब्रेन को ब्रेक करूंगा ना, तो सेल मेम्ब्रेन का जो वीक पॉइंट है ना बच्चों, वो फोस्फोलिपिड की टेल्स है। ये जो इनर पोर्शन है, हाइड्रोफोबिक पोर्शन, जहां पे फोस्फोलिपिड्स की टेल्स मौजूद हैं, ये वीक पॉइंट है। यहां पे जो हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन है ये बड़ी वीक है। अगर मैं सेल मेम्ब्रेन पे स्ट्रेस अप्लाई करूं तो ज्यादा चांसेस ये है कि आपके पास जब बॉन्ड्स ब्रेक होंगे, लेयर टूटेगी, तो वो दरमियान से टूटेगी और आपके पास दोनों लेयर्स सेपरेट हो जाएंगी। इन लेयर्स को फिर आप फ्रीज फ्रैक्चर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में डिटेल पढ़ोगे, जिससे आपको लिपिड्स और मेम्ब्रेन की अरेंजमेंट की समझ आएगी कि ये स्ट्रक्चर्स सेल मेम्ब्रेन में किस तरह से अरेंज्ड है। ठीक है, कोई क्वेश्चन? ये देखो, एक मैंने साथ डायग्राम भी ड्रॉ की हुई है जो आपको बता रही है कि आपके पास इनसाइड कैसी है एक्स्ट्रा सेलुलर लेयर की। एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब वो लेयर जो बाहर की तरफ है, जो सेल के बाहर एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट कर रही है, वो अंदर से दिखने में कैसी है। और ये आपके पास इनसाइड है साइटोप्लाज्मिक लेयर की, यानी लिपिड बायलेयर की वो लेयर जो सेल का एनवायरनमेंट फेस कर रही है, वो अंदर से कैसी है। लास्ट हमारी टेक्निक है सेल फ्रैक्शनेशन। इमेज डायरेक्ट सेल मेम्ब्रेन का नहीं है, या यूं कह लो इमेज सेल फ्रैक्शनेशन का तो है, लेकिन वो आपके पास सेल मेम्ब्रेन का नहीं है। इमेज सिर्फ इसलिए अटैच किया है, ये आपकी बुक की, आपके एसएलओ की रिक्वायरमेंट नहीं है,
आपको ये समझना बनाना जरूरी नहीं है, अभी सिर्फ लेक्चर में अंडरस्टैंड करो। सेल फ्रैक्चरेशन क्या है कि हम इसमें सेल्स को फ्रैक्चर करते हैं। आपके पास टिश्यू है, आप टिश्यू में से सेल निकाल के फिर उस सेल के अंदर भी किसी स्ट्रक्चर को पढ़ना चाहते हो। पहला काम आपको यह करना है कि आपने उस टिश्यू को डैमेज करना है ताकि आप वहां से सेल सेपरेट कर सको। फिर आप उस सेल को फ्रैक्चर करोगे और उसके ऑर्गेनल्स को निकाल के उन्हें पढ़ोगे। सेल फ्रैक्शनेशन की अगर मैं आपको सिंपल एग्जांपल दूं तो आपके पास ब्लड की हम एग्जांपल लेते हैं। अब मुझे पता है कि ब्लड के अंदर कई तरह के ब्लड सेल्स हैं, रेड ब्लड सेल्स हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स हैं और तीसरा बड़ा कंपोनेंट इनमें प्लाज्मा है। ठीक है, अगर मैं तीनों को सेपरेट करके मजीद पढ़ना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, मैं सेल फ्रैक्शनेशन अप्लाई करूंगा। मैं पहले टिश्यू से सेल को निकालूंगा और उसके बाद एक मशीन होती है सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन, उसमें मैं अपने सेल को रखूंगा या इस केस में ब्लड को रखूंगा। सेंट्रीफ्यूज मशीन जो है वो आपके सैंपल को रोटेट करवाती है बहुत ज्यादा हाई स्पीड पे, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो सैंपल है वो डेंसिटी के लिहाज से खुद को डिफरेंट लेयर्स में अरेंज कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा ब्लड है, जब हम उसकी सेंट्रीफ्यूगेशन करवाएंगे तो आप देखोगे डेंसिटी के लिहाज से यहां पे 3 लेयर्स आएंगी। जो सबसे नीचे लेयर होती है ये हाईएस्ट डेंसिटी रखती है, ठीक है, और जो आपके पास सबसे ऊपर लेयर होती है ये सबसे कम डेंसिटी रखती है। तो अगर आप ब्लड को सेंट्रीफ्यूज करो तो नीचे आपके पास रेड ब्लड सेल्स, ऊपर व्हाइट ब्लड सेल्स और सबसे ऊपर प्लाज्मा आता है। यही काम अब हम सेल मेम्ब्रेन के लिए करने जा रहे हैं। मैंने सबसे पहले कोई टिश्यू लिया, उसे ग्राइंडर से अच्छी तरह ग्राइंड किया ताकि उसके पीसेस हो जाएं और मेरे पास छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स आ जाएं। वहां पे जो मेरे सेल्स हैं उन्हें मैं अब सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में ऐड करूंगा और सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन जब चलेगी तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाएगी। ये मैंने कल पूछना है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है। 2 फोर्सेस होती हैं, हो सकता है आपको याद हो, अभी चूंकि लेक्चर वाइंड अप कर रहे हैं, कल पूछूंगा सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल फोर्स का डिफरेंस। यहां पे जो फोर्स जनरेट होगी वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या करेगी, सेल को रप्चर करेगी और उसके स्ट्रक्चर्स को अलग अलग कर लेगी। जब मेरे पास सेल के स्ट्रक्चर्स अलग हो जाएंगे तो उन्हीं में से एक स्ट्रक्चर होगा सेल मेम्ब्रेन। मैं उसको वहां से प्योरीफाई करूंगा और सेल मेम्ब्रेन को आगे सेपरेट कर लूंगा। जब मैं सेल मेम्ब्रेन को सेपरेट कर लूंगा तो अब मैं इनमें से कोई भी टेक्निक अप्लाई करके सेल को स्टडी कर सकता हूं। ठीक है, फॉर बायोकेमिकल एनालिसिस। यहां पे बच्चों हमारे पास सेकंड जो एसएलओ था उसकी रिक्वायरमेंट पूरी हुई, जिसमें हमने कुछ टेक्निक्स पढ़ी हैं सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए। लेक्चर अभी कंटिन्यू है, आगे हमने ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म पढ़ने हैं कि चीजें सेल से किस मैकेनिज्म के थ्रू फ्लो करती हैं, मूव करती हैं। मैं उम्मीद करता हूं लेक्चर आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह कल हम यहीं से स्टार्ट करेंगे।